आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1968 जो 1 अक्टूबर 1968 से इम्प्लीमेंट हुआ। रेलवे एम्प्लॉयज़ को 100% आउटपुट के लिए प्रशासन ने अलग अलग तरीके के वेलफेयर की व्यवस्थाएं की हैं। तथापि यदि कई बार मानवीय भूल के चलते रेलवे को कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ या फिर कई बार अलग अलग तरीके की प्रवृत्ति के लोग होते हैं और तुलसीदास जी के शब्दों में भय बिन होए न प्रीत, तो प्रीत के लिए, भय दिखाने के लिए और ड्यूटी से एफिनिटी के लिए यह कई बार एक्शन लेना पड़ता है। तो इसमें यह संविधान के आर्टिकल 309, 310 और 311 के हिसाब से इसको बनाया गया है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। यह जो रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1968 है, यह इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल IREM वॉल्यूम 1 के चैप्टर 17 में इसकी डिटेल व्याख्या है। और इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं और इसके तहत 31 रूल्स, टोटल यहाँ 31 रूल बताए गए हैं। पार्ट 1 में जनरल रूल्स आते हैं, रूल 1 to 3, यानी 3 रूल यहाँ है। पार्ट 2 में सस्पेंशन के बारे में व्याख्या की गई है। रूल 4 अथॉरिटीज जो सस्पेंड कर पाएंगे इसकी व्याख्या हुई है। रूल 5 में सस्पेंशन की प्रक्रिया बताई गई है। तो पार्ट 2 स्पेशली सस्पेंशन को डील करता है। पार्ट 3 पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस की बात की गई है। रूल 6, 7, 8 इसके अंतर्गत आते हैं। पार्ट 4 में पेनल्टीज इम्पोज करने की प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ रूल 9 to 16, इसमें टोटल 8 रूल है। वैसे ही पार्ट 5 में अपील की बात की गई है, कहाँ अपील हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ये डिटेल रूल 17 to 24 में डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 6 में रिवीजन एंड रिव्यू की बात की गई है। ये 25 रिवीजन एंड 25A, एक ही रूल के तहत ये सब रूल 25A में रिव्यू की भी बात की गई है। तो यहाँ इसमें एक रूल हो गया। और पार्ट 7 में मिसलेनियस टॉपिक्स की बात की गई है, जो रूल 26 to 31 में डिटेल है। तो अगर इसको याद करना हो, जैसे जो 70% या 30% की एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, सबसे पहला सवाल होगा, हो सकता है इसमें कि यह कब से इम्प्लीमेंट हुआ। तो जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, 1 अक्टूबर 1968। दूसरी बात हो सकती है कि इस IREM वॉल्यूम 1 के चैप्टर 17 में ये व्याख्या की गई है। टोटल 7 पार्ट्स हैं और इसके अंतर्गत 31 रूल्स हैं। ये डिटेल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बन सकता है। तो इसको रूल नंबर अगर पूछ दिया गया, रूल नंबर याद करना हो, तो आप यहाँ इसको 1 to 3 मतलब 3, 4, 5, 2, 6 to 8, 3, 9 to 16, 8, 17 to 24 फिर 8, 25, 1 और ये 26 to 31, 6। मीन्स अगर 3, 2, 3, 8, 8, 1, 6 याद रखें, मतलब 323 एंड 8, 8, 16, ये 8, 8, 16 होते हैं। तो 8, 8, 16 एंड 3, 2, 3, 323 और 8, 8, 16 याद रखने से पूरे रूल की व्याख्या आप यहाँ कर पाएंगे। खैर, हम लोग पहले जो चर्चा करेंगे कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा, ये DNA रूल किस एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट होगा। तो यह सभी गजेटेड या नॉन गजेटेड एम्प्लॉय जो रेलवे में कार्यरत हैं, उन सब पर एप्लीकेबल होगा, केवल इन लिखे हुए लोगों को छोड़ के। जैसे किस पर नहीं एम्प्लॉय होगा, तो एनी मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होंगे, जैसे IAS या IPS या IFS, उस पर ये लागू नहीं होगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF पर भी ये लागू नहीं होता है, उनका अपना रूल है। उस हिसाब से
उन पर एक्शन हो सकेगा, उन पर लागू नहीं होगा। कोई भी कैजुअल एम्प्लॉय पे ये लागू नहीं होगा, और कोई भी ऐसा आदमी जिसको कुछ स्पेशल पावर मिले हो उस पर लागू नहीं होगा। या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर किसी को इससे अलग किया है कि इन पर लागू नहीं होगा, तो उस एम्प्लॉय पर भी लागू नहीं होगा जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इन एम्प्लॉयज पे लागू नहीं होगा, बाकी सभी गजटेड या नॉन गजटेड ऑफिसर्स पे ये लागू होगा। आज के टॉपिक का विशेष जो डिस्कशन होगा वो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स की। और उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एज पर आर्टिकल 3112 311 के 2 में ये डिटेल बताया गया है कि किसी भी एम्प्लॉय का रिमूवल या डिसमिसल सर्विस से तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसको अपनी सफाई देने का प्रॉपर अवसर न मिले। तो इस तरीके से हमारे जो डीएनए रूल बनाए गए हैं वो भी इसी के अंतर्गत है कि किसी भी एम्प्लॉय को पर कोई एक्शन लेने के पहले उनको प्रॉपर समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए, उनकी बातों को सुन के तब यदि उनमें कोई दोष नजर आता है तब उन पर कोई एक्शन हो सकेगा। अदरवाइज मतलब एक तरफा कार्यवाही नहीं होगी, कि हम लोग के रेलवे की तरफ से यह व्यवस्था की गई है। तो आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिसको एसएफ कहते हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म्स के माध्यम से ही कोई भी एम्प्लॉय पर एक्शन दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इसका प्रोफार्मा पहले से प्लान्ड है, स्टैंडर्ड है, उसमें केवल एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन और जो चार्जेज होते हैं वो उस पर केवल प्रिंट होते हैं, लिखे जाते हैं। प्रोफार्मा ऑलरेडी प्रिंटेड होता है और इसीलिए उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा, सबके लिए सेम है। सबसे पहली बात SF1। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है, जहां जब भी कोई एम्प्लॉय पर कोई आरोप ऐसा गंभीर आरोप हो जिसमें अभी क्वेश्चन मार्क है, वो दोषी है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे क्रिकेट के फील्ड में थर्ड एम्पायर को जब रेफर कर दिया जाता है तो गलती वो आउट हैं या नहीं है, नॉट आउट हैं, वो तब तक क्लियर नहीं है। ये क्लियर तब होगा जब थर्ड एम्पायर का डिसीजन आएगा। तो ये सस्पेंशन में कुछ इसी तरीके का है कि अभी दोष साबित नहीं होगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में तय होगा कि एम्प्लॉय दोषी है या नहीं है। लेकिन सस्पेंशन इसलिए किया जाता है कि एम्प्लॉय वर्क फील्ड में जाकर तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न करे, या फिर वह किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस न करे, इसके लिए वर्क प्लेस से दूर रखने की प्रक्रिया है सस्पेंशन। इस सस्पेंशन के दौरान हालांकि एम्प्लॉय को 50% बेसिक और डीए का आधा पेमेंट उनको मिलता है, जिसे निर्वहन भत्ता कहते हैं, सबसिस्टेंस अलाउंस। और यह तब मिलता है जब एम्प्लॉय SF3 के माध्यम से यह डिक्लेयर करता है कि हम कहीं और एम्प्लॉयड नहीं है। जैसे इंडियन रेलवे के रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के रूल 15 में बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी के अलावा कहीं दूसरा प्राइवेट जॉब नहीं करेगा। तो यहाँ सस्पेंशन के दौरान कहीं वो दूसरा कुछ इंगेजमेंट ना हो, दूसरा कुछ एम्प्लॉयमेंट ना कर रहे हो, इसके लिए यह फॉर्म एम्प्लॉय को खुद एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है कि हमने कहीं और कोई धंधा नहीं कर रखा है इस दौरान। इसको SF3 फॉर्म भर के जब वो देते हैं तब उनको यह सस्पेंशन के दौरान जो सबसिस्टेंस अलाउंस की बात है 50% ये राशि उनको दी जाती है। तो फॉर्म 1 SF1 की बात हो गई। SF2 नेक्स्ट आता है डिम्ड सस्पेंशन। ये डिम्ड सस्पेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी
कोई एम्प्लॉय पुलिस कस्टडी में चला जाए और उसका 48 आवर्स से कस्टडी पीरियड एक्सीड करे तो उनको डिम्ड सस्पेंशन में माना जाता है, जिस डेट से वो कस्टडी में गए हैं उस समय से। मतलब ये सस्पेंशन जब भी इंप्लीमेंट होगा ये विथ इमीडिएट इफेक्ट शुरू होगा, तात्कालिक प्रभाव से, जबकि डिम्ड सस्पेंशन ये बैक डेट से हो सकेगा। जैसे अगर कोई नॉर्मली जो प्रक्रिया है कि पुलिस अगर किसी को कहीं कुछ आरोप उन पर है, पुलिस अगर कस्टडी में लेती है तो 24 आवर्स के भीतर जुडिशरी के सामने भेजना है, मजिस्ट्रेट के सामने। अगर मजिस्ट्रेट फर्दर उनको समझते हैं कि नहीं कस्टडी पीरियड बढ़ाना चाहिए, या किसी भी कारण से अगर कस्टडी पीरियड 48 आवर्स से एक्सीड करेगा तो जिस समय से वो कस्टडी में गए थे उस समय से डिम्ड सस्पेंशन शुरू होता है। SF3 की बात हम लोगों ने कर ली। जितने भी अभी हम लोग जितने फॉर्म की बात हम लोग करेंगे ये सभी फॉर्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। एकमात्र SF3 वह फॉर्म है जो सस्पेंडेड ऑफिशियल के द्वारा ये साइन करके दिया जाता है। नेक्स्ट SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, सस्पेंशन को रिवोक करना। नेक्स्ट SF5 मेजर पेनाल्टी की बात होती है। मेजर पेनाल्टी मतलब उन पे कुछ गंभीर आरोप हो तो ऐसे कंडीशन में SF5 दिया जाता है। SF5 के में कुल 4 एनेक्सर्स होते हैं। पहला चार्ज इन ब्रीफ, सेकंड चार्ज इन डिटेल, थर्ड जो एविडेंसेज होते हैं, जो रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिसके बेसिस पर उनको चार्जशीट दिया गया, तो रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, और फोर्थ लिस्ट ऑफ विटनेसेज। तो ये 4 एनेक्सर्स मेजर पेनाल्टी के साथ होते हैं। नेक्स्ट बात SF6 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सॉट में बी रिफ्यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेजर पेनाल्टी में हम लोगों ने पहले भी जो एविडेंस एम्प्लॉय को दोषी साबित करता है वो हम लोग उसको लगा के एडमिनिस्ट्रेशन देता है, लेकिन इसके अलावा भी यदि एम्प्लॉय को लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो वो उसकी डिमांड कर सकते हैं। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन को वह अवेल कराना है, उनको देना है, लेकिन यदि जनहित में कभी ऐसा लगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट देना जनहित में ठीक नहीं है तो ऐसे कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन SF6 के माध्यम से उन्हें मना कर देता है, मना कर सकता है वो डॉक्यूमेंट देने के लिए। नेक्स्ट SF7 अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। जैसा हम लोगों ने कहा कि रेलवे किसी भी केस में जब कोई किसी पर आरोप होता है तो उनको यूं ही पेनाल्टी नहीं दी जाती है, उनको प्रॉपर मौका दिया जाता है, उनके पक्ष को सुना जाता है। और जैसे कोर्ट में जजेस या मजिस्ट्रेट दोनों पक्ष को सुन के डिसीजन लेते हैं, वैसे ही रेलवे में भी इंक्वायरी ऑफिसर दोनों पक्ष को सुन के इंक्वायरी करके केस की और तब उसका डिसीजन सुनाते हैं। उस बेसिस पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्शन लेता है। तो अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या इंट्रोगेटिंग ऑफिसर ये SF7 के माध्यम से होता है। SF8 है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। जो बड़े केसेज होते हैं, विजिलेंस के केसेज होते हैं या CBI के केसेज होते हैं, वहाँ प्रेजेंटिंग ऑफिसर का डिप्यूटेशन SF8 के द्वारा किया जाता है। SF9 आजकल रेलवे में नहीं है। नेक्स्ट बात होती है SF10 की। SF10 कॉमन प्रोसीडिंग्स के केस में दिया जाता है जब एक ही आरोप कई व्यक्तियों पर एक साथ एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर कुछ क्रिमिनल केसेज हैं या कहीं मारपीट के केस है जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे कंडीशन में रेलवे द्वारा अलग अलग इंक्वायरी, अलग अलग चार्जशीट, अलग अलग उसका प्रोसीडियर फॉलो करना, ये टाइम टेकिंग हुआ। इसलिए उनको कॉमन प्रोसीडिंग्स के माध्यम से एक बार सभी पर एक SF10 ही इशू किया जाता है सबको, और एक साथ इसकी इंक्वायरी होती है। तो जैसे अभी हम लोगों ने नॉर्मल मेजर पेनाल्टी में देखा कि अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर SF7 के द्वारा था, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का डिप्यूटेशन SF8 के द्वारा था।
तो कॉमन प्रोसीजर के केस में इंक्वायरी ऑफिसर का या इंट्रोगेटिंग ऑफिसर का डिपुटेशन 10A के द्वारा होता है, और वैसे ही प्रेजेंटिंग ऑफिसर का डिपुटेशन 10B के द्वारा होता है। नेक्स्ट SF11 स्टैंडर्ड फॉर्म 11 माइनर पेनल्टी के लिए है। माइनर पेनल्टी में जब भी किसी को माइनर पेनल्टी SF11 इशू होता है तो उसके 10 दिन के भीतर उनको अपना पक्ष रखना होता है, जवाब देना पड़ता है, और उस जवाब के आधार पर ही उनके पक्ष को देखते हुए DN डिस्प्लिनरी अथॉरिटी कुछ निष्कर्ष पहुंचते हैं या नोटिस इम्पोजिंग पेनल्टी NIP इशू होता है। उससे अगर ये पेनल्टी जो इम्पोज किया जाता है न्याय व्यवस्था के हिसाब से वैसी ही हो कि दंड के हिसाब से, मतलब जो गलती की है, छोटी गलती की गई है तो छोटा दंड होना चाहिए, बड़ी गलती की गई है तो बड़ा दंड होना चाहिए। यह दंड का मतलब उसको पेनलाइज करना नहीं, बल्कि उनको एहसास कराना है कि आपने गलती किया है और भविष्य में सुधर जाए। लेकिन एम्प्लॉय को यदि यह लगता है कि नहीं, जो गलती हुई है उसके बनस्पत जो दंड दिया गया है वो काफ़ी है, ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में वो उसके ऊपर के ऑफिसर को, जिसको अपीलेंट अथॉरिटी कहते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के एक ग्रेड ऊपर अपीलेंट अथॉरिटी को वो अपना अपील कर सकते हैं, और अपीलेंट अथॉरिटी को यह पावर है कि उनके केस को सुने और केस के अनुरूप यदि उन्हें लगता है कि पेनल्टी ज़्यादा है उसको वो कम कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ठीक ही है तो उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं पेनल्टी कम है तो वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अपीलेंट अथॉरिटी को माइनर पेनल्टी हो चाहे मेजर पेनल्टी हो 45 डेज के भीतर अपील की जा सकती है। लेकिन ये जो अपील पे जो डिसीजन आएगा वो मानना होगा। तो ये माइनर पेनल्टी की बात हो गई। नेक्स्ट, कई बार नॉर्मली माइनर पेनल्टी में इंक्वायरी की व्यवस्था नहीं होती है, उनको जस्ट जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि चार्जशीट मिलती है, उसका जवाब देते हैं और उसी पे इसका डिसीजन हो जाता है। बट यदि केस को देखते हुए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि नहीं इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता है तो माइनर में भी इंक्वायरी की का प्रोविजन है, वो SF11B के द्वारा माइनर पेनल्टी के केस में इंक्वायरी कराया जाता है। दूसरा, जहां रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह, पेंशन या ग्रेचुटी वगैरह इफेक्ट होते हैं वहां भी इंक्वायरी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, SF11C, यदि किसी को पहले से मेजर पेनल्टी मिला हुआ है लेकिन लगता है कि नहीं जो आरोप है वो मेजर पेनल्टी के नहीं बनते हैं, ये माइनर पेनल्टी होना चाहिए, तो उनको फिर 11C के द्वारा माइनर पेनल्टी दिया जाता है व्हेन ऑलरेडी मेजर पेनल्टी इशूड टू द एम्प्लॉई। नेक्स्ट, SF12 की बात होती है, मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज्ड अंडर रूल 14(1). जब किसी पर कोई क्रिमिनल केसेज होते हैं या जुडिशियरी कोई एक्शन ले लेती है तो रेलवे भी अपने तरीके से उस पर एक्शन लेता है, और यह एक्शन जो 14(1) के हिसाब से होता है उसके लिए SF12 इशू किया जाता है। अभी तक जितने फॉर्म्स की बात हम लोगों ने की ये सब वर्किंग एम्प्लॉय के लिए है। एम्प्लॉय पे एक्शन तब तक ये सब इन फॉर्म्स के द्वारा लिया सकता है जब तक वो वर्किंग है, लेकिन जब वो रिटायर कर जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद किसी पर एक्शन डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ता है। और यह परमिशन जो लिया जाता है पहले प्रेसिडेंट से एक मेमोरेंडम भेज के उसका परमिशन लिया जाता है, ये होता है SF14। SF14 के द्वारा ये मेमोरेंडम भेजा जाता है और जब उनकी स्वीकृति मिल जाती है तो SF13 के द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है, SF13 उनको सेट किया जाता है। तो ये टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात हुई। और नेक्स्ट कभी हम लोग डिटेल मेजर और माइनर पेनल्टीज की बात करेंगे। तो ये जितने पेनल्टी की बात हम लोग कर रहे हैं, जितना ये इससे DA रूल का तात्पर्य यही है
कि एम्प्लॉय को पेनाल्टी के भय दिखा के उनको सही रास्ते पे लाना, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट फर्दर ले आ सके। धन्यवाद।